नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए टॉप 50 विज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे। और साथियों, आज के ये जो 50 क्वेश्चंस रहेंगे ये आपके एनसीईआरटी के बायोलॉजी के क्वेश्चंस रहेंगे। जो टॉपिक आपके सिलेबस में हैं उन्हीं टॉपिकों को कवर करके टॉप 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। तो बिना देरी किए हुए क्लास शुरू करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारण कौन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फेसबुक पेज का लिंक आपको दे दिया है। उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, जो कि स्मार्ट स्टडी के नाम से ही है। वहाँ पर भी जो है अब रेगुलरली क्लासेस अपलोड हो रही हैं। तो आप चाहे यूट्यूब पे देखो या फेसबुक पे देखो, दोनों ही जगह आपको क्लासेस मिलेंगी बिल्कुल फ्री में। तो आप जो है उस पेज को ज़रूर फॉलो कर लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो जीवों में वंशानुगत या वंशागत गुणों का निर्धारण कौन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना जीन, ठीक है। जीन करेक्ट आंसर होगा, डीएनए मत कर देना। यहाँ डीएनए और जीन में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, याद रखना। तो जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारण कौन करता है, जीन, न कि डीएनए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम में परिवर्तित होना क्या कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम में परिवर्तित होना उत्परिवर्तन कहलाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर याद रखना कि अगर आपसे पेपर में पूछे उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, तो ह्यूगो डी ब्रीज ने। ह्यूगो डी ब्रीज इनका नाम याद रखना, ह्यूगो डी ब्रीज भी आप याद रखोगे तो काम आपका चल जाएगा, जिन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, ठीक है। आगे देखिए, मेंडल ने प्रभाविकता का नियम से संबंधित सत्य कथन कौन सा है। यानी मेंडल के प्रभाविकता का नियम से संबंधित कथन कौन सा कथन इनमें से सत्य है, यही आपको बताना है। ए में लिखा है, इसमें एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों पाए जाते हैं, या पौधों के लिए यह नियम है। बिल्कुल सही है। सभी पौधे सम युग्मजी थे, ये भी सही है। इसे F1 पीढ़ी कहा गया, जिसमें सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। बिल्कुल, ये भी सही है। यानी उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है, संकरण के समय फूल की कली से पुंकेसर को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है। तो याद रखना, बी पुंसन के नाम से इसको जानते हैं। संकरण के समय फूल की कली से पुंकेसर को हटाने की जो क्रिया होती है उसको बी पुंसन कहा जाता है, याद रखना। बी पुंसन, जिसको अंग्रेजी में देखिए इमेस्क्यूलेशन के नाम से भी जानते हैं। यह प्रक्रिया जो है स्वपरागन को रोकने के लिए की जाती है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट है, मेंडल द्वारा दिए गए नियम कौन से हैं। तो भाई मेंडल ने जो नियम दिए वो कौन से हैं, तो प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये सभी नियम जो हैं वो मेंडल ने दिए थे, याद रखना। मेंडल ने 3 नियम दिए थे, वो तीनों नियम ये हैं। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों। कोशिका में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो कोशिका में जल की मात्रा लगभग 80 से 85% होती है, याद रखना। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण कौन से हैं। बताइए, इनमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका का 2 उदाहरण, उसमें से एक आपका बैक्टीरिया यानी जीवाणु, और एक नीलहरित शैवाल जो कि होता है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, उपयुक्त दोनों याद रखेंगे। वैज्ञानिक जॉर्ज पैलेड ने किसकी खोज की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, वैज्ञानिक जॉर्ज पैलेड ने किसकी खोज की थी, ये पूछा जा रहा है। करेक्ट आएगा राइबोसोम की। राइबोसोम की खोज जॉर्ज पैलेड ने की थी, याद रखना है आपको। अगला है, अंत प्रद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कितने प्रकार, उनके प्रकार कौन से होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है साथियों आपका, याद रखना, एक तो ये SER, तो आपका ये होगा ना, ये वाला SER, इसको चिकनी वाला को SER, और ये होता है RER। SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। देखिए, एक और RER यानी होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ यानी खुरदरी अंत प्रद्रव्य जालिका एक होता है, और एक होता है चिकनी यानी स्मूथ अंत प्रद्रव्य जालिका। यानी ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। ये दोनों प्रकार की अंत प्रद्रव्य जालिका होती है, याद रखना। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, लाइसोसोम बनने के लिए कौन उत्तरदायी है। देखिए, लाइसोसोम जिसको साथियों
कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। और लाइसोसोम बनने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? याद रखना गोल्गी काई। गोल्गी काई यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। पादप कोशिका में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पादप कोशिका में जल, भोजन एवं उत्सर्जी पदार्थों का भंडारण कौन करता है? बताइए। तो भाई पादप कोशिका में जल, भोजन एवं उत्सर्जी पदार्थों का भंडारण रिक्तिका करता है साथियों। रिक्तिका याद रखना, वेसल्स के नाम से जिसको जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, रिक्तिका। केंद्रक के बारे में सत्य कथन कौन सा है? बताइए, केंद्रक के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है कोशिका का नियंत्रक कक्ष होता है केंद्रक, जो कि बिल्कुल सही है। राइबोसोम का निर्माता भी केंद्रक होता है, बिल्कुल सही है। आनुवंशिकी सूचनाओं का स्थानांतरण भी केंद्रक में होता है, यानी उपयुक्त तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी तंत्रिका तंत्र से संबंधित है? देखिए, इनमें से कौन सी बीमारी है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है? करेक्ट आएगा टिटनेस। टिटनेस करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। एक न्यूरॉन के भीतर, ठीक है, सूचना कैसे यात्रा करती है? देखिए, एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे यात्रा करती है? तो सबसे पहले तो ये डेंड्राइट जो कि सूचना को ग्रहण करता है, ठीक है। उसके बाद ये कोशिका शरीर में आता है, फिर अक्ष तंतु में आता है, फिर तंत्रिका अंत में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ये न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे यात्रा करती है, इसका सही रूप से जो है इसको सेट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो स्वैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? बताइए। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो स्वैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? करेक्ट आएगा, सोमेटिक तंत्रिका तंत्र, याद रखना। देखिए, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा साथियों, सोमेटिक तंत्रिका तंत्र, ठीक है। यह तंत्रिका तंत्र का वह भाग होता है जो स्वैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। त्वचा, नेत्र, नाक, पेशियों जैसी ग्राही अंगों से मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक आवेगों को ले जाने वाली तंत्रिका को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। इसको कायिक संवेदी भी बोलते हैं। ऑप्शन में कायिक संवेदी है, इसीलिए इसको टिक करेंगे। और अगर कायिक संवेदी अगर आपको ऑप्शन में ना मिले तो आपको ऑप्शन में अभिवाही तंत्रिका या संवेदी तंत्रिका अगर मिलेगा तो ये भी आंसर होगा। अभिवाही तंत्रिका या संवेदी तंत्रिका आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा, वही आपको टिक करना है, ठीक है। शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? तो भाई शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे कहते हैं प्रभावक। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभावक। अगला, बच्चों की रीढ़ की हड्डी में कितने कशेरुकाएँ होती हैं? तो बच्चों की रीढ़ की हड्डी में कितने कशेरुकाएँ होती हैं? देखिए, यहाँ करेक्ट आएगा 33। और साथियों, ये वयस्कों में 26 हो जाती है। विकसित होने के बाद ये हड्डी जो है, जो 33 थी बच्चों में, वो 26 हो जाती है। ये आप याद रखना, ठीक है। मैंने लिखा था, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बच्चों की रीढ़ की हड्डी में 33 अलग अलग कशेरुकाएँ होती हैं, लेकिन वयस्कों में ये हड्डियाँ, ठीक है, आपस में जुड़कर कुल 26 हड्डियों का निर्माण करती है, याद रखना। न्यूरॉन के कोशिका शरीर पर सबसे लंबे फाइबर को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो न्यूरॉन के कोशिका शरीर पर सबसे लंबा जो फाइबर होता है, रेशा होता है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको एक्सॉन बोला जाता है, याद रखना। एक्सॉन क्या बोला जाता है? तो एक्सॉन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ट्यूबेक्टोमी किसको रोकता है? देखिए, ट्यूबेक्टोमी जो है ना, ये नसबंदी, महिलाओं का जो नसबंदी होता है, स्त्रियों का नसबंदी, उसको ट्यूबेक्टोमी बोला जाता है। और जो पुरुषों का नसबंदी होता है उसको वेसेक्टोमी बोला जाता है। तो बेसिकली ये जो ट्यूबेक्टोमी है, ये महिलाओं का नसबंदी है। तो ट्यूबेक्टोमी किसको रोकता है? तो याद रखना, निषेचन को। साथियों, इसमें होता यह है कि फेलिपिन ट्यूब जो होता है ना, उसको काट के और बांध दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि निषेचन ना हो पाए, ठीक है। जो शुक्राणु है वो पहुंच ना पाए, जिससे कि अंडाशय में पहुंच ना पाए, जिससे कि प्रेगनेंसी ठहरे, ठीक है। तो याद रखना, निषेचन करेक्ट होगा। महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि क्या होती है? तो याद रखना 28 दिन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, 28 दिन। अगला क्वेश्चन है, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। प्रोस्टेट ग्रंथि जो है ना, ये किसके नीचे मौजूद होती है? तो याद रखना, करेक्ट आंसर होगा मूत्राशय के ठीक नीचे। याद रखना, प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के ठीक नीचे मौजूद होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला, फेलोपियन ट्यूब का
किस भाग में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है? बताइए। जो फैलोपियन ट्यूब होता है, जिसको हिंदी में डिंब वाहिनी आप बोलते हैं, ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब या डिंब वाहिनी के किस भाग में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है? करेक्ट आएगा एम्पुला में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। एम्पुला, एम्पुला ये फैलोपियन ट्यूब का ही एक भाग है जहाँ पर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। कौन गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है? बताइए, इनमें से कौन गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है? तो भाई देखिए, करेक्ट इसका एग्जैक्ट आंसर तो आपका पोटियो वेजिनालिस होगा, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर गर्भाशय करेंगे, याद रखना। वैसे याद रखना, गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में कौन खुलता है? तो पोटियो वेजिनालिस, ठीक है। और ये ऑप्शन में ना मिले तो गर्भाशय आंसर करना है। स्वस्थ मनुष्य के 0.001 मिलीलीटर या ml रक्त में औसतन कितनी प्लेटलेट्स होती हैं? याद रखना, 1.5 से 4.5 लाख। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। WBC एवं RBC को क्रमशः क्या कहा जाता है? देखिए, WBC जो सफ़ेद रक्त कण होता है और RBC जो लाल रक्त कण होता है, तो WBC को ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं और RBC को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से। देखिए, WBC को ल्यूकोसाइट और RBC को एरिथ्रोसाइट, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मानव रक्त में सबसे कम कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो भाई मानव रक्त में जो सबसे कम कोशिका, कौन सी कोशिका सबसे कम पाई जाती है? तो WBC। और WBC में भी कौन सी कोशिका सबसे कम पाई जाती है? तो याद रखना, बोसोफिलस है ना। बोसोफिलस नामक जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है, ये मानव में सबसे कम पाई जाती है। देखिए, मानव रक्त में सबसे कम बोसोफिल्स नामक श्वेत रक्त कोशिकाएं पाई जाती है, याद रखना। निम्न में से RBC, WBC एवं प्लेटलेट्स का क्रमशः सही अनुपात कौन सा होता है? तो RBC का 600 होता है और WBC का 1 होता है, प्लेटलेट्स का 40 होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। RBC की वृद्धि से होने वाला रोग कौन सा है? बताइए, RBC के वृद्धि से कौन सा रोग होता है? तो याद रखना, पॉलीसिथेमिया एक रोग है जो कि RBC यानी लाल रक्त कण की वृद्धि से होता है, याद रखना। ल्यूकेमिया रोग होने का कारण क्या है? माफ करना, ल्यूकोपिनिया है ना। ल्यूकोपिनिया रोग होने का कारण क्या है? करेक्ट आएगा WBC की कमी। जब WBC की कमी होती है, यानी सफ़ेद रक्त कण की कमी होती है, तो ये ल्यूकोपिनिया नामक रोग होता है, याद रखना। नेक्स्ट है, श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन का अवगमन किसके कारण होता है? तो श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन का अवगमन जो है ना, ये भाई हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों, हीमोग्लोबिन। फेफड़ों में गैस धारण करने की क्षमता लगभग कितनी होती है? तो अधिकतम 6 लीटर होती है, याद रखना, यानी लगभग 5 लीटर यहाँ हम आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन गति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, आराम एवं सोते समय श्वसन की गति कम होती है, बिल्कुल सही है। क्रोध के समय श्वसन की गति बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। व्यायाम के समय श्वसन गति सामान्य रहती है, नहीं। जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो क्या श्वसन गति सामान्य होती है? नहीं, तेज हो जाती है ना, तो ये गलत है, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी दौड़ते समय श्वसन गति बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर सी गलत लिखा हुआ है, यही आपका आंसर होगा। आगे देखिए, ज्वारीय आयतन क्या होता है? देखिए, ज्वारीय आयतन क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना, ज्वारीय आयतन जो होता है ना, ये देखिए अंत श्वसन के दौरान वायु का आयतन और निश्वसन के दौरान वायु का आयतन दोनों ही होता है। ऑप्शन नंबर डी ए वो बी दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो श्वसन तंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है ना भाई, ये उपयुक्त तीनों के द्वारा होता है, बाइकार्बोनेट, हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, श्वसन ऊर्जा कौन सी ऊर्जा का उदाहरण है? तो देखिए, जो श्वसन ऊर्जा होती है ना, ये एक प्रकार की रासायनिक ऊर्जा का उदाहरण है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी रासायनिक ऊर्जा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, अगला है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। तो बायोटीन जो है ना, ये विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है। थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम है और बायोसिन कोई भी विटामिन का नाम नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, बायोटीन। हरी सब्जियों में ज़्यादातर कौन सा विटामिन पाया जाता है? करेक्ट आएगा साथियों, विटामिन ए, याद रखना, विटामिन ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चर्म रोग में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो चर्म रोग में विटामिन सी जो है ना, ये सहायक होता है, याद रखना।
मानव शरीर के यकृत में कौन सा विटामिन होता है? तो मानव शरीर के यकृत यानी लीवर में ज़्यादातर अगर देखें तो विटामिन ए होता है। वैसे विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन बी भी होता है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए होता है। विटामिन ई को साथियों संक्रमण में लड़ने में भी सहायक होता है, याद रखना। किस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं? तो करेक्ट आएगा विटामिन ई को। नेक्स्ट है विटामिन ए का आविष्कारक कौन है? तो करेक्ट आएगा मैकुलन। हॉलकट ने विटामिन सी का आविष्कार किया था, हॉपकिंस ने विटामिन डी का आविष्कार किया था और विटामिन ए और विटामिन बी का आविष्कार किया था मैकुलन ने। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम एवं फास्फोरस मनुष्य को प्राप्त होता है किससे? देखिए कैल्शियम और फास्फोरस जो है ना, ये मनुष्यों को प्राप्त होता है दूध से। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, दूध। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता पाई जाती है किसमें? तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसको बोला जाता है? सेरिब्रम को। सेरिब्रम करेक्ट आंसर होगा। मानव की पसलियाँ किससे जुड़ी होती हैं? तो मानव की जो पसलियाँ होती है ना भाई, ये स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, स्टर्नम। अगला, मस्तिष्क को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? देखिए मस्तिष्क जो है ना, इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है साथियों। ऑप्शन नंबर ए, 3 भाग में, एक आपका अग्र मस्तिष्क, एक मध्य मस्तिष्क और एक आपका पश्च मस्तिष्क होता है, याद रखना। नेक्स्ट है ईईजी का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो ईईजी का संबंध मस्तिष्क से है। यही अगर ईसीजी आपसे पूछता तो उसका संबंध आपका हृदय से हो जाता। ईईजी पूछा है तो मस्तिष्क होता। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रुधिर की मात्रा उसके भार की कितना प्रतिशत होता है? तो मनुष्य में रुधिर की मात्रा जो होता है ना, ये शरीर के वजन का लगभग 7% या 7 से 8% आप कह सकते हैं होता है। नेक्स्ट है, मानव त्वचा क्या है? देखिए मानव त्वचा क्या है? स्किन क्या है? एक अंग है ना, ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव हृदय में आलिंद और निलय कहाँ होते हैं? इसके बाद एक होमवर्क का क्वेश्चन भी है। तो मानव हृदय में आलिंद और निलय कहाँ होते हैं? तो भाई देखो, दो आलिंद जो है ना, आलिंद 4 चेंबर होता है ना, तो 2 आलिंद जो होते हैं वो ऊपर होते हैं और 2 निलय नीचे होते हैं। तो भाई 2 आलिंद ऊपर और 2 निलय नीचे, यानी ऑप्शन नंबर डी ए वो भी दोनों ही करेक्ट है। होमवर्क का क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 100/80, 80/120, 140/120 या 120/80? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही में बताइए ये क्लास कैसा था, क्वेश्चंस कैसे थे साथियों। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का लिंक मैंने डाल दिया है, वहाँ से जाकर फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर भी अब रेगुलरली क्लासेस आ रही हैं। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।